अरे जय सिया राम। हम लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि का प्रकरण चालू किए हैं। ठीक है, अच संधि में इस समय प्रकृति भाव संधि चल रही है। तो प्रकृति भाव संधि जो करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? प्लुत प्रकृतिया चिनित्यम। कौन सा है? ठीक है, इससे क्या होता है? प्रकृति भाव संधि होती है। ये कहता है कि प्लुत हो अथवा क्या हो, प्रकृति हो। उसके बाद क्या हो, कोई अच वर्ण हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव कहने का तात्पर्य है कि जैसे है वैसे का वैसा ही उतार दिया जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ये हमने कई जगह देख लिया। प्लुत करने वाला सूत्र हमने पहले ही पढ़ा था, दूरा धूते च। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और प्रक्रिया संज्ञा वाले हमने कई सूत्र पढ़े हैं, जैसे ईदु देति वचनम प्रक्रियम अदसो मात। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ गया है निपात संज्ञा किए हैं। निपात संज्ञा करने के बाद फिर उसकी क्या कर दिए हैं हम? प्रक्रिया संज्ञा कर दिए हैं निपात एकाजनांग सूत्र से। ठीक है, अब जो निपात एकाजनांग सूत्र है, इसी सूत्र में आप लोगों ने कल दो रूप सिद्ध किए थे, एक ई ईशा, दूसरा उ उमेशा। ई ईशा और उ उमेशा, ये दो रूप कल सिद्ध हुए थे ना। देखिए इसमें क्या क्या है कि एक सूत्र है चादयो सत्वे। कौन सा सूत्र है? चादयो सत्वे। और दूसरा सूत्र है प्रागय। ये दोनों सूत्रों की चर्चा हम कल कर चुके हैं। ठीक है, इसके ठीक को पूर्व का सूत्र है प्राग्र स्वरान निपाता। ये है संभवतः पहले अध्याय के चौथे पाद का 56 नंबर, और ये है 57 नंबर, और ये आ जाएगा आपका 58 नंबर। लगभग इतना ही है, कुछ एक दो आगे पीछे होंगे तो नहीं कहा जा सकता, लगभग ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें से जो निपात की अनुवृत्ति है वो इसमें आ जाएगी। मतलब च आदि जब असत्व अर्थ में हो, माने अद्रव्य अर्थ में हो, तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा होती है। ऐसे ही प्र आदियों की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है? निपात संज्ञा हो जाती है। और निपात एकाजनांग, इसके बाद एक सूत्र है निपात एकाजनांग। इससे क्या होता है? जिनकी हमने निपात संज्ञा कर रखी है उनमें जो एक अच वाले हैं, कैसे हैं? एक अच वाले हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो इसी निपात एकाजनांग से जब हम प्रगृह्य संज्ञा करते हैं एक अच वालों की, और वो एक अच कैसे होने चाहिए? तो निपात भी होने चाहिए। तो इसी निपात किसकी किसकी संज्ञा हमने की? अभी च आदि जो गण है उनकी निपात संज्ञा कर दी है, और प्र आदि जो गण है हमने उनकी निपात संज्ञा कर दी। माने जो प्रगृह्य है वो कैसा होना चाहिए? तो वह निपात भी होना चाहिए। निपात प्रगृह्य होगा और एक अच होगा, और आंग को छोड़कर उसको क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसकी प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। तो यहाँ पर ई जो है वो चादिगण में पढ़े गए हैं, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई कि नहीं? क्योंकि चादिगण में पढ़े जाने के कारण निपात संज्ञा हो गई, और जिसकी निपात संज्ञा हुई है और एक अच वाला हो, आंग न हो, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, निपात एकाजनांग से हो जाती है। तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई कि नहीं? अब फॉर्मूला क्या है कि प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके बाद अच हो, तो कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव माने जैसा है वैसे का वैसा ही उतार देंगे। तो यहाँ पर देखो ये निपात, ये प्रगृह्य हो गया कि नहीं? उसके बाद ये अच हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर जैसे है हम उसको वैसे ही उतार देंगे, ई ईशा। ठीक है, कोई दिक्कत? अथवा ईश्वर कर दीजिए, नहीं तो उदाहरण में इंद्र दिया है। क्या दिया है? इंद्र।
तो आप अपने ग्रंथ के हिसाब से उदाहरण लीजिए। ई इंद्र, ठीक है। उमेशा, इसमें भी जो ऊ है ये भी चादिगण में पढ़े गए हैं, तो चादिगण में पढ़ने के कारण ये क्या हो गए हैं, निपात हैं। अब निपात भी है, एक अच भी है और अंग भी नहीं है। अंग है क्या ये ऊ, अंग नहीं है ना, तो इसकी भी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई और प्रगृह्या अच नित्यम से इसका भी प्रकृति भाव हो गया। तो उमेश ऐसे हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके आगे देखिए दिया हुआ है कि वाक्य स्मरणयो रंगित। वाक्य स्मरणयो रंगित। देखिए हमने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो अनांग है, इस सूत्र का जब हम खंड करेंगे निपात एका जनांग, तो इसमें देखिए हमको तीन चीजें मिलेंगी। एक तो निपात है, दूसरा क्या है एकाच है, और तीसरी चीज क्या है अनांग है। ये तीन चीजें हमको प्राप्त हो गई ना। और प्लुत इदुदित द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से यहाँ पर प्रगृह्य की अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी अनुवृत्ति, ये बात हम कल कर चुके हैं, ठीक है ना, ये बातें हमने कल बता दी है आप लोगों को। बोले प्रगृह्य संज्ञा किसकी किसकी होगी, तो बोले पहली शर्त तो यह है कि वो निपात होना चाहिए। तो निपात कौन कौन है, तो च आदि और प्र आदि। अब जो च आदि और प्र आदि है वो एकाच जो होंगे, पहली शर्त क्या है, निपात होने चाहिए। उन निपातों में जो एकाच होगा, जैसे परा, ये निपात है कि नहीं, प्र परा अब सम अनु और परा क्या है, निपात है, निपात है, लेकिन इसमें एक अच्छा है क्या, तो इसका ग्रहण हमारे प्रगृह्य में नहीं होगा। केवल एकाच जो है, जैसे प्र है, तो प्र क्या है, एकाच है कि नहीं, इसमें एक ही अच है, तो इसको हम अपने प्रगृह्य में ऐड कर लेंगे। दो चीजें हो गई, पहली बात तो निपात होना चाहिए। जितने निपात हैं उन निपातों में से जो एकाच निपात है, माने जिसमें केवल एक ही अच है। अच्छा, एक ऐसा भी निपात है जो दोनों में आया है, एक चादिगण में आया है वो है आ, क्या आया है, और दूसरा प्रादिगण में आया है, ये है आंग। आया है कि नहीं, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग आया है ना। आंग में अगर नकार के हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे और तस्य लोपा से इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो यहाँ पर आ बचा कि नहीं, तो ये चादिगण का भी आ हो गया और प्रादिगण का भी आ हो गया। लेकिन इसको कहते हैं आंग और ये केवल आ है। ऊपर वाला क्या है, केवल आ है, और नीचे वाला क्या है, आंग है। तो ये कहता है अनांग, माने आंग नहीं होना चाहिए। अब चाहे आ हो चाहे आंग हो, दोनों एकाच ही है कि नहीं, दोनों में एक ही अच है ना, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा आंग की नहीं होगी, ऐसा ये सूत्र कहता है। आ की हो जाएगी, जो चादिगण में आ पढ़ा गया है उसकी हो जाएगी, लेकिन जो प्रादिगण में आंग पढ़ा गया है उसकी प्रगृह्य संज्ञा, यद्यपि वो निपात है, एकाच भी है, लेकिन सूत्र कहता है कि आंग को छोड़ करके। फिर से देख लीजिए, निपात एका जनांग, इसमें अनुवृत्ति आ गई है इदुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम की, तो यहाँ पर ये प्रगृह्य संज्ञा करेगा। किसकी किसकी करेगा, तो पहली शर्त है कि निपात होने चाहिए। तो निपात अभी हमने किसकी किसकी की है, चादिगण की और प्रादिगण की। इन चादि और प्रादियों में जो एकाच है, पहली शर्त तो निपात होने चाहिए। निपात में भी जो एकाच निपात है, माने जो जिसमें 2 या 3 अच हैं, उनको यहां ग्रहण नहीं किया जाएगा। एकाच में भी आंग शब्द को छोड़ करके, जो आंग निपात है यद्यपि उसमें भी एक ही अच है, लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जितने भी एकाच निपात हैं सबकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कहां आंग है और कहां आ है दिक्कत ना। तो वाक्य और स्मरण, जहां पर वाक्य हो और क्या हो, स्मरण हो, वाक्य में प्रयोग किया गया हो अथवा स्मरण में किया गया हो। स्मरण में अच्छा हाँ याद आया, उसको स्मरण करना करते हैं ना। अगर ऐसे अर्थों में कहीं आ आपको दिख रहा है तो वो अंगित है। क्या है, अंगित है। अंगित माने वो आ है, वो क्या है, नित माने क्या होता है,
जहां पर नकार की संज्ञा की जाए उसको क्या कहते हैं? ककार की संज्ञा की जाए तो क्या कहते हैं? ककार। खकार की जाए तो? चकार की जाए तो? बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, स्मरण में ही नहीं रहता तो हम क्या करें। तो यहां पर क्या है कि वाक्य स्मरणयोः, इसका खंड करेंगे तो यहां जाएगा वाक्य स्मरणयोः। ये द्विवचन के कारण यहां पर ओस विभक्ति लग गई है, ठीक है। और यहां पर है अंगित। क्या है? अंगित। जहां पर वाक्य और स्मरण अर्थ रहेगा वहां पर ये अंगित माना जाएगा। अंगित माने नकार की संज्ञा नहीं हुई है वहां, मतलब वहां पर आंग नहीं है, वहां केवल आ है। कहां पर? एक तो वाक्य में जहां प्रयोग रहेगा वहां पर, और एक जहां पर स्मरण अर्थ में प्रयोग रहेगा वहां पर। इन दोनों स्थान पर आ रहेगा जो चादिगण में पढ़ा गया है। और इससे इतर अगर कहीं आपको आ दिख रहा है तो वो आ नहीं है, वो आंग है, उसमें नकार की इत संज्ञा हो गई है। केवल इतना याद रखिए कि वाक्य और स्मरण अर्थ में अगर आ का प्रयोग हुआ है तो वो चा आदि गण में पढ़े गए वाले आ हैं, और इससे इतर, इससे भिन्न अगर कहीं आ का प्रयोग दिख रहा है तो वो चा आदि के नहीं है, वो कहां के हैं? प्र आदि के हैं। जो आंग आया है वो आंग है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। अब हम वाक्य प्रयोग से समझेंगे। देखिए यहां पर दिए हैं कि आ एवं नु मन्य से। तो हमको नु मन्य से मतलब नहीं है, हमको केवल आ और एवं से मतलब है, ठीक है। बाकी आगे वो वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। क्या करें कि वाक्य का प्रयोग हो अथवा स्मरण अर्थ हो, तो दो जगह क्या होता है? अंगित नहीं होता है, अर्थात आंग नहीं है, तो क्या है? केवल आ है। कहां कहां? वाक्य में प्रयोग किया गया हो अथवा स्मरण अर्थ में लिया गया हो, तो ये वाक्य प्रयोग का है। अब देखिए ये आ है कि नहीं? आ है ना। अब ये आ आंग है कि केवल आ है, इसका हम पता कैसे करेंगे? तो पता ऐसे होगा क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर हम यहां केवल लिख दें आमुख, तो ये वाक्य है कि शब्द है? शब्द है ना। और ये क्या है? वाक्य है ना। वाक्य की परिभाषा हमने क्या बताई थी? एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग का प्रयोग किया गया हो व्याकरण के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं? वाक्य। बाकी साहित्य में जाएंगे, अन्यत्र जाएंगे तो वहां पर वाक्यम साध्य योग्यता कांक्षा शक्ति पदोच्चय, वहां पर उसकी दूसरी परिभाषा कर दी जाती है। लेकिन व्याकरण में एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग हो, जिसमें एक तिंग हो उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इसमें देखिए एक तिंग है मन्य से, ये क्या है? तिंग का प्रयोग हुआ है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, ठीक है। जब आप लोग धातु रूप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें प्रयोग किया गया है कि नहीं तिंग का, इसलिए ये वाक्य हो गया। लेकिन इसमें कहीं तिंग दिख रहा है क्या? नहीं है ना, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो यहां वाक्य में प्रयोग होने के कारण हम ये समझ जाएंगे कि ये जो आ है ये आ आंग नहीं है, ये सिर्फ आ है। माने च आदिगण में पढ़ा जाने वाला ये क्या है? आ है। प्र आदिगण में पढ़ा जाने वाला आंग यह नहीं है। ये कैसे पता चला? क्योंकि वाक्य में प्रयोग किया गया है। कहां प्रयोग किया गया है? वाक्य में। और जहां पर नित नहीं होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? आंग जहां पर नहीं होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है कि नहीं? अनांग की। अनांग माने आंग को छोड़ करके। तो ये आंग है क्या? ये आंग नहीं है ना, ये आ ही है, आंग नहीं है। तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी ना। और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है वहां प्रगृह्य आचनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। तो यहां आ और एवं में जब हम संधि करेंगे तो यहां अगर वैसे देखा जाए तो यहां कौन सी संधि प्राप्त है? आ और ए में यहां कौन सी संधि प्राप्त है? अरे सरकार, पर रूप संधि प्राप्त है। आप लोग कहां रहते हैं? तो यहां पर ऐसा ही हम लिख देंगे, ठीक है। गुण संधि कैसे प्राप्त है? गुण क्या कहता है? यहां पर वृद्धि संधि भी प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना। आ के बाद ए है तो वहां आई हो जाएगा। गुण तब होता, ठीक है, अवर्ण से अच परे रहते, वो ठीक बात है।
लेकिन अच में जो एज का स्थान है वो किसको मिल गया है? वृद्धि को। ठीक है ना? तो आ एवं नु मन्य से इसको जैसे लिखा है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं समझने में ना? क्यों? क्योंकि यहां पर जो आ है ये वाक्य में प्रयोग किया गया है। वाक्य में प्रयोग होने के कारण ये आंग नहीं है, ये सिर्फ आ है। ये सिर्फ क्या है? आ है। कोई दिक्कत समझने में? कोई समस्या नहीं है। आगे चले। दूसरा उदाहरण अब दे रहे हैं स्मरण अर्थ का। तो कह रहे हैं कि आ एवं किल तत्, आ एवं किल, अच्छा वहां ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? स्मरण अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो स्मरण अर्थ में होने के कारण यहां भी जब हम संधि करने चलेंगे तो ये आंग है कि आ है? आ है, आंग नहीं है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्रगृह्याच नित्यम से यहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा। यद्यपि वृद्धि संधि पर रूप संधि इत्यादि प्राप्त है, लेकिन वो यहां पर नहीं लगेगा। वैसे यहां पर रूप नहीं, वृद्धि ही है। तो इसमें कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब किसी ने पूछ लिया कि आप आंग का भी एक उदाहरण दे दीजिए। मान लीजिए कहीं आंग आ गया तो हम क्या करेंगे? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं अन्यत्र नित, ऐसे उन्होंने पद लिखा है। अन्यत्र नित, अन्यत्र माने जहां पर नित है। अभी तक तो हमने देखा अंगित का, जहां पर नकार की संज्ञा नहीं हुई है, अर्थात आंग नहीं है, वो क्या है? आ है। अब हम वहां का उदाहरण देखेंगे जहां आंग का प्रयोग आ जाएगा। आंग का प्रयोग आएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा? तो कह रहे हैं आ ईशदूषणम, दूषणम। ठीक है, ठीक है ना? उष्णम ही रखिए। आ ईशत, ईशत लगा दिया है उन्हें, उष्णम। ठीक है, आ उष्णम। अब यहां पर देखिए, आपको कोई तिंग दिख रहा है क्या? कोई क्रियापद ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो क्रियापद नहीं है तो इसलिए वाक्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें तिंग नहीं होता, तिंग माने क्रियापद, आप नॉर्मली समझ लीजिए। तो इसमें अगर कोई क्रियापद नहीं तो ये वाक्य तो हो नहीं सकता। और ये स्मरण अर्थ में भी नहीं है, क्योंकि स्मरण अर्थ में भी थोड़ा लंबा चौड़ा वाक्य बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जो है वो आ नहीं है, वो क्या है? आंग है। तो जब इसकी संधि करेंगे तो यहां कौन सी संधि प्राप्त है? गुण संधि। अवर्ण के बाद जब अच है तो पूर्व परत के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण। अब क्या होगा? तो स्थान मिला लेंगे। आ का स्थान क्या है? कंठ। उ का स्थान क्या है? ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ में गुण संज्ञा किसकी किसकी होती है? आ, ए और ओ की। तो यहां पर कौन सा आएगा? ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ आ जाएगा, मिला देंगे तो बन जाएगा ओष्णम। बन जाएगा? कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे चले कि उतारना है इसको? इतनी बात होने के बाद अभी देखिए थोड़ा सा और इसका बाकी है। ठीक है, ये प्लुत प्रगृह्याच नित्यम अभी थोड़ी दूर तक और चलेगा। प्लुतो अथवा, इसको जरूर याद रखिए, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है प्रकृति भाव के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र आता है ओत। कौन सा सूत्र आता है? ओत। ये भी एक निपात है। क्या है? ओत भी एक क्या है?
निपात है। देखिए प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। इसी की अनुवृत्ति सब जगह जाती है। ये कहां का सूत्र है? तो पहले अध्याय के पहले पाद का 11 नंबर सूत्र है, ठीक है ना। इसकी अनुवृत्ति हमने बताया कि 19 तक जाती ही जाती है। तो 19 के बीच में 15 नंबर आ रहा है कि नहीं? तो ओत जो निपात है, ओत क्या है? निपात है, इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ओत की क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई जो ओत है तकार ग्रहण क्यों किया गया है? तो आप लोगों को पता है तत्परस तत्कालस, ठीक है ना। तत्परस तत्कालस माने ये ओत माने ओ का ही बोध कराएगा। अब ओ कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का होता है। एचो द्वादश तस्य ह्रस्वाभावात्, उसमें ह्रस्व नहीं होता है। तो ये 12 प्रकार का होता है कि नहीं? लेकिन ये पूरे 12 प्रकार का बोध नहीं कराएगा। ये जिस काल में लिखा गया है उसी काल का बोध कराएगा। मतलब अगर यही वाला ओ रहेगा तभी माना जाएगा, बाकी मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तपर ग्रहण करने से ये फायदा हो गया। तो अब आप ये बताइए, जब ओत का मतलब ओ ही है तो ये एक आच है कि नहीं? एक ही तो अच है इसमें। जब एक ही अच है तो क्या पीछे वाला जो सूत्र था उससे उसका ग्रहण नहीं हो सकता है? निपात एकाजनांग जो सूत्र है, जब ये निपात भी है, ये च आदिगण में पढ़ा हुआ है, च आदिगण में क्या है? पढ़ा हुआ है। एकाच भी है, आंग भी नहीं है, तो क्या उस सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। लेकिन यहां पर इसको अलग से देने का तात्पर्य ये है कि इसके साथ ये कई अच वाले भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? कई अच वाला भी हो सकता है। जैसे अहो, क्या है? अहो, अहो में ओ है कि नहीं? है ना। अह है और ओ है, अहो बन गया। अब अहो जो है इसमें 2 अच है कि नहीं? लेकिन फिर भी इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। ये विशेष बतलाने के लिए उन्होंने ओत सूत्र अलग से लिखा। अब यहीं पर देखिए भानो है, क्या है? इसकी संज्ञा हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये संबुद्धि का है, संबोधन का है। ये निपात में नहीं पढ़ा गया है, ये निपात में नहीं पढ़ा गया। ये जो अहो है ये निपात है। अहो क्या है? निपात है। ये च आदिगण में पढ़े गए हैं, च आदिगण में। मतलब यद्यपि 2 अच वाला हो, लेकिन अगर उसके अंत में ओ है तो वह निपात भी प्रगृह्य संज्ञक हो जाएगा। लेकिन भानो जो है वो संबुद्धि का है, संबोधन का है, हे भानो, वहां पर निपात नहीं है, वो च आदिगण में पढ़ा नहीं गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ कोई दिक्कत है? ये जो अहो है वो कहां पढ़ा गया है? च आदिगण में पढ़ा गया है। तो ओत कहने का तात्पर्य इनका यह है कि अभी तक निपात एकाजनांग जो सूत्र करता था, ये क्या कहता था कि निपात होना चाहिए। वो निपात कैसा होना चाहिए? तो एक आच होना चाहिए, एक अच वाला होना चाहिए, ऐसा निपात एकाजनांग कहता था कि नहीं। लेकिन ये जो ओत है वो ये शर्त नहीं रखता है कि एक अच वाला ही होना चाहिए। इसकी ये शर्त है कि अंत में ओ होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। तो उसकी भी वो क्या कर देता है? प्रगृह्य संज्ञा कर देता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। निपात ही हो, एक अच ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, 2 3 जितने भी अच होने चाहे हो जाए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? निपात होना चाहिए। और अंत में क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। कोई समस्या? अब हम उदाहरण देखें। उदाहरण इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, अहो ईशा। क्या है? अहो अग्रे ईशा। अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त है? एचो यवा यावा, ओ को औ आदेश प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है ना। उसके बाद अच है, तो एचो यवा यावा यहां पर प्राप्त है। लेकिन वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये निपात है। निपात होने के साथ साथ ये अंत में क्या है? ओ है। ओ होने के कारण इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसको प्रगृह्याच नित्यम क्या कर देता है? प्रकृति भाव कर देता है। अगर उसके बाद अच है तो ये हमारा ओ है, मानिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ये क्या हो गया? प्रगृह्य हो गया कि नहीं? इसके बाद अच है कि नहीं?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। कोई समस्या समझने में, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला सूत्र जो है वो शाकल्य ऋषि के मत में आएगा, तो उसको अब हम रखेंगे कल, ताकि आप लोगों के माइंड पर थोड़ा प्रेशर कम पड़े। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।